तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। थोड़ा सा आपके लिए आज वीडियो का टाइम जो है लेट हो गया किसी वजह से, तो लेकिन आप लोगों की आज से जो क्लासेस चलेंगी वो ज्योग्राफी एनसीईआरटी की जो मैं क्लासेस करा था उसको जल्दी से कंटिन्यू कंप्लीट हम लोग कर लेते हैं। और इसमें जो आपका जैसे एग्जाम है, उम्मीद करता हूं कि कोई ना कोई क्वेश्चन इन क्लासेस से आपको देखने को मिलेंगे। और एनसीईआरटी अगर आपकी जीएस आती है वहाँ तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, होपफुली कि आपके क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे और आपका आयोग जो है इतना तो शायद मतलब आयोग भी देखेगा कि यार एनसीईआरटी की क्लासेस कहीं भी हो वो पूछ ही जाते हैं क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में, तो वो भी मतलब एनसीईआरटी क्वेश्चन देगा, ये हम लोग उम्मीद करेंगे। ठीक है, दूसरा चीज आप लोग अब पूरी तरीके से तैयार रहिए। जो मैंने आपको कल प्लानिंग बताई थी आपके एग्जाम को लेके वो आप लोग देख लेना कैसे हम लोगों को क्या करना है, और डेली जितना समय हो सके अपनी स्टडी को दीजिए। लास्ट फाइनल टच है, फालतू चीजों में मत लगे रहना। आप क्विज करना ये करना इसका टाइम नहीं होता, ये रिवीजन का टाइम है। अब क्विज वगैरह करके कुछ फायदा नहीं होगा। 10 से 12 दिन बचे हैं, 12-13 दिन, उनमें क्विज करके क्या करोगे बताओ। क्विज करनी है तो अपनी जो किताबें हैं आपके पास, जो भी बुक है वहां अगर कहीं कोई किसी ने बना रखी है, पुराने पेपर आए हैं, उसको कर लीजिए। बाकी उससे ज्यादा कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं। यानी आपके लिए मैंने आज जो 11th शायद 11th या 12th की एनसीईआरटी होगी ज्योग्राफी की, उसके क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, पिक किए हुए हैं कि जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे कि ये हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखना है आपको, मानव जैसे इंसान है और उसका जो एनवायरमेंट है यानी उसका जो पर्यावरण है उसके बीच जो एक प्रकार का संबंध होता है, यानी एक प्रकार का रिलेशन होता है ह्यूमन और उसके पर्यावरण के बीच, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? प्रौद्योगिकी है। यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग ढालने की आपके अंदर क्षमता है। जैसे कई ऐसे इलाके हैं जहां पे इंसान रह नहीं पाता, लेकिन टेक्नोलॉजी ने उसको ऐसा बना दिया कि इंसान उन इलाकों में भी अब धीरे धीरे रहने लग गया। तो पहला लिखना है, मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक प्रौद्योगिकी है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन लिखना, मानव प्लस पर्यावरण के बीच, मानव प्लस पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया। ठीक है, अन्योन्य क्रिया मतलब एक प्रकार का उनके बीच आपस में क्या है, एक जो एक्टिविटीज होती है, एक प्रकार के जो रिलेशन होते हैं। अन्योन्य क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक लिखो। अन्योन्य क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक लिखना आप टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी। ठीक है, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी, ये एक पहला क्वेश्चन आपने लिखने हैं, इनके बीच अन्योन्य क्रिया। दूसरा, कभी कभी आपसे जैसे जनघनत्व पूछता है कि क्या होता है, आप लोग सभी जानते हैं जनघनत्व की डेफिनेशन वगैरह पूछ सकते हैं। तो ये जो एक पर्टिकुलर इलाके में रहने वाली जनसंख्या और उसका जो एरिया होता है उसके जो रेशियो को है वो क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। यानी उसके एरिया का जो रेशियो होता है यानी अनुपात होता है, जो एक निश्चित भूभाग में रहने वाली जनसंख्या तथा उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है, जनघनत्व कहलाता है। यह क्वेश्चन पूछता है व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनघनत्व कहलाती है। क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा, कभी कभी पूछता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले इनमें से कौन से कारक हैं। जैसे कहाँ कितनी जनसंख्या रहेगी, कैसे जनसंख्या को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैसे लोग रहते हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो अगला पॉइंट लिखो, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वितरण डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, को प्रभावित, कौन से ऐसे कारक हैं, फैक्टर हैं को प्रभावित करने वाले कारक लिखोगे। ठीक है, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, किसी जगह की जनसंख्या की कितने रहते हैं, वहां कैसे रहते हैं, उसको जो प्रभावित करते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं देखो, एक तो आता है फिजिकल कारक यानी भौगोलिक कारक लिखो, पहला भौगोलिक कारक। ठीक है, दूसरा इसमें आता है इकोनॉमिकल फैक्टर यानी आर्थिक कारक, और तीसरा लिखोगे आप लोग सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, सामाजिक प्लस सांस्कृतिक कारक। ठीक है, सांस्कृतिक कारक, ये ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी जगह की जनसंख्या वितरण को प्रभावित कर सकते हैं। यानी आप हिमालय के इलाके हैं वहां कम लोग लिखेंगे, लेकिन वहां अगर मैदानी इलाके हैं वहां पे ज्यादा लोग दिखेंगे। तो यानी आपको पता चल जाएगा कि यार ये फिजिकल एक ऐसा फैक्टर है जिसके कारण वहां की जनसंख्या में अंतर पाया जाता है। तो भौगोलिक कारक के अंदर जैसे कहाँ पे जल है, जल की आपूर्ति कितनी है, वहां की भू आकृति कैसी है, यानी वहां रहने लायक जगह है कि नहीं है, मरुस्थल है, हिमालय है या क्या है। इसके अलावा वहां की जलवायु कैसी है, ठंडी, गर्म या मृद जो भी है, इसके अलावा वहां की मृदा कैसी है। ये सब ऐसे फिजिकल फैक्टर हैं जो वहां के लोगों को मतलब प्रभावित करते हैं कि वहां जनसंख्या किस रेशियो में या रहेगी या नहीं रहेगी। इसके अलावा आर्थिक कारक जैसे खनिज संसाधन कितने हैं वहां,
यानी कि अगर ज़्यादा संसाधन होंगे तो वहाँ अधिक लोग रहेंगे। इसके अलावा नगरीकरण, यानी जो नगरों में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि वहाँ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ बहुत ईजिली हो सकते हैं। आप दुकान भी खोलोगे तो वहाँ लोग रहते हैं, नगरीकरण है तो अच्छा आपके चांसेस हैं वहाँ आपकी दुकान अच्छी चले, ठीक है। इसके अलावा औद्योगिक कारक, इंडस्ट्रीज कितनी है वहाँ पे, ये सब इकोनॉमिकल कारक है, ठीक है, फैक्टर है। तीसरा आता है सामाजिक और सांस्कृतिक। कई जगह देखा होगा आपने, धार्मिक नगरी होती है, वहाँ लोग बसते हैं जिनकी आस्था होती है। जैसे हरिद्वार में देखो, क्यों आखिर हरिद्वार में इतनी ज्यादा जनघनत्व है उत्तराखंड में, ये उसके सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सामाजिक और सांस्कृतिक कारक आप लोग समझ चुके हैं, जैसे धार्मिक नगरी है, धर्म वगैरह, सांस्कृतिक फैक्टर है, उनका अपना समाज चाहिए होता है। तो ये सब चीजें क्या कर सकते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होती है? तो अगला लिखो, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर। जनसंख्या की सब 11th की किताब में प्राकृतिक वृद्धि दर किसको कहते हैं? ये बोला जाता है जन्म प्लस मृत्यु का अंतर, जन्म माइनस मृत्यु लिखो आप लोग। यानी एक पर्टिकुलर टाइम में कितने लोग पैदा हुए और कितने लोग मरे, उसका जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होती है, ऑप्शन दे देगा जन्म और मृत्यु का स्वाभाविक अंतर या जो भी है, तो आप लोग सीधे देखना जन्म और मृत्यु का जो अंतर होता है वो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाता है। जैसे किसी इलाके में एक निश्चित समय में 100 बच्चे पैदा होते हैं और उसमें 10 लोग मरते हैं, तो 100 में से 10 घटाओ 90, तो वहां की जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि दर कितनी होगी, 90 हो जाएगी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखो 2-3 क्वेश्चन आते हैं, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि और जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या होती है। तो अगला लिखो, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। आप लोग पूरा लिखना है, जनसंख्या की ऋणात्मक, नेगेटिव ग्रोथ, ठीक है, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि और जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। तो पहला लिखो जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, ऋणात्मक वृद्धि, और दूसरा लिखोगे जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, धनात्मक वृद्धि। धीरे धीरे पहुंचूंगा मैं, आपको समझ आ जाएगी कि क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। ऋणात्मक वृद्धि में क्या होता है, जब जन्म जो होता है कम होता है जन्म दर और मृत्यु दर अधिक होती है। यानी क्या लिखोगे, जन्म दर, यानी लोग जो पैदा हो रहे हैं जन्म दर वो क्या है आपकी कम है, जबकि मृत्यु दर क्या होगी, अधिक होगी। तो ऐसे केस में जनसंख्या की जो वृद्धि होगी ऋणात्मक होगी, क्योंकि लोग मर क्या रहे हैं, जन्म दर क्या होगी, कम होगी है, और मृत्यु दर अधिक होगी, तो जनसंख्या वृद्धि क्या होगी, ऋणात्मक होगी, क्योंकि पैदा कम हो रहे हैं, मर ज्यादा रहते हैं। जबकि धनात्मक वृद्धि में क्या होता है, जन्म दर ज्यादा होगी, यानी पैदा होने वाले लोग ज्यादा हैं, जबकि मृत्यु दर यानी मरने वाले लोगों का क्या है, रेशियो कम है। तो इसको बोलते हैं जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और एक क्वेश्चन आता है, जनसंख्या परिवर्तन के कौन कौन से घटक होते हैं, यानी किसी भी इलाके में जनसंख्या परिवर्तन के घटक लिखो। जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन से घटक हैं, ठीक है। एक तो क्या हो सकता है, कैसे जनसंख्या परिवर्तित हो सकती है, वहां पे जन्म कितना लोगों का हो रहा है। जैसे अभी 100 लोग रहते हैं, 10 लोग पैदा हो गए तो जन्म दर के कारण जनसंख्या परिवर्तित होगी। दूसरा, मृत्यु कितनी हो रही है, 100 लोग हैं 10 लोग मर गए तो जनसंख्या परिवर्तित होगी। इसके अलावा एक प्रवास भी होता है, कई लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, यानी प्रवास भी एक फैक्टर हो सकता है। तो जन्म, मृत्यु, प्रवास, या इसके अलावा उत्प्रवास भी आप लोग कह सकते हैं। ये ऐसे फैक्टर है जो जनसंख्या परिवर्तन के घटक कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको आदि कर लीजिए, जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य क्या है, अपने आप में घटक हैं, ये भी आप लोग ध्यान देना, ठीक है। अब देखो 2-3 टर्मिनोलॉजी आती है। एक तो आपको पता होना चाहिए कि उद्गम स्थान क्या होता है, यानी उद्गम स्थान, और इसके अलावा गंतव्य, इसके अलावा अप्रवास और एक उत्प्रवास, ये सब के सब पता होने चाहिए, ठीक है। उद्गम स्थान, उद्गम स्थान, 4 शब्द देखने हैं, ठीक है। आपको एक उद्गम स्थान देखना है, दूसरा आप लोगों ने क्या देखना है, गंतव्य स्थान, गंतव्य यानी डेस्टिनेशन, ठीक है। इसके अलावा एक आपने देखना है अप्रवास, अप्रवास, और एक शब्द आपको पता होना चाहिए उत्प्रवास, उत्प्रवास। ये 4 के 4 टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, ठीक। देखो उद्गम स्थान क्या होता है, जहां से लोग गमन करते हैं, यानी आप किसी एक जगह पे हैं, वहां से लोग जा रहे हैं, गमन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं उद्गम स्थान, ठीक है। यानी जहां से लोग गमन करते हैं। जैसे मैं देहरादून हूं, मैं दिल्ली को जाऊंगा तो मैं देहरादून मेरे लिए क्या हो गया, उद्गम हो गया, ठीक है। जहां से लोग गमन करते हैं यानी जाते हैं, ठीक है, गमन करते हैं। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, जनसंख्या वहां क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहां से लोग कहीं जा रहे हैं, उद्गम हो रहा, तो यहां से इस स्थान पे जनसंख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ब्रैकेट में लिखना, ऐसे स्थान पे क्या हो जाएगी, जनसंख्या डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, गमन। दूसरा होता है गंतव्य, जहां लोग जाते हैं, यानी जिस स्थान पे पहुंचते हैं, यानी जहां पर लोगों का आगमन होता है। तो जैसे जहां
लोग आते हैं, यानी आगमन। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, जनसंख्या वहां बढ़ जाएगी। तो मेरे लिए अगर मैं देहरादून से दिल्ली जाता हूं तो वहां पे क्या हो जाएगी, जनसंख्या बढ़ जाएगी मेरे जैसे लोगों के कारण, जहां लोग आगमन करते हैं, जनसंख्या वृद्धि। तीसरा होता है अप्रवास। अप्रवास में क्या होता है, प्रवासी जो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जो किसी नए स्थान पर जाते हैं। ठीक है, वो अप्रवास कहलाता है, यानी प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, किसी नए स्थान पर जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, प्रवासी, मतलब अप्रवास बोला। और उत्प्रवास, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं प्रवासी जो किसी एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, उत्प्रवास बोला जाता है। तो ये टर्मिनोलॉजी याद रखना, उद्गम स्थान क्या होता है, गंतव्य क्या होता है, अप्रवास क्या होता है, उत्प्रवास क्या होता है। ठीक है, अप्रवास में जो किसी नए स्थान पर चले जाते हैं, आप यहाँ से चले गए दूसरी जगह चले गए, तो आपने इस स्थान से अप्रवास कर लिया। ठीक है, और उत्प्रवास, प्रवासी जो किसी एक स्थान से बाहर निकल जाते हैं, यानी उस स्थान को छोड़ देता है, उसको उत्प्रवास भी बोला जाता है। ठीक है, अब आपका अगला आता है प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो प्रवास है, किसी, जैसे आप लोग प्रवासी होते हैं, कोई भी चीज प्रवास कर जाती है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाती है, उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। ये 11th की शायद या 12th की किताब का दूसरा चैप्टर है, तो अब थोड़ा सा इसको ध्यान देना। ठीक है, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, प्रवास को प्रभावित कारक, कौन से कारक ऐसे जो प्रभावित करते हैं, दो कारक हैं, इसको बोला जाता है, एक को प्रतिकर्ष, दूसरे को बोला जाता है अपकर्ष। ठीक है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष बोला जाता है। प्रतिकर्ष का मतलब होता है पुश फैक्टर। क्या होता है, पुश फैक्टर, लिख लो, फैक्टर है। ठीक है, इसको बोलते हैं पुश फैक्टर, यानी किसी चीज को आप मजबूर कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, धकेल कर रहे हैं, और ये पुल फैक्टर, किसी चीज को आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, इसके कारण भी प्रवास होता है, यानी लोग एक जगह से दूसरी जगह अपने आप में चले जाते हैं। जैसे प्रतिकर्ष में क्या होगा, कहीं अगर आपको रोजगार के अवसर नहीं है, यानी अगर बेरोजगारी है, तो आप लोग छोड़ के चले जाएंगे उस जगह को। ठीक है, जैसे आपका बेरोजगारी आ गया। इसके अलावा जलवायु आपके अनुकूल नहीं है, यानी बहुत गर्म, बहुत ठंडा, इस टाइप की चीजें हैं, यानी जलवायु आपके प्रतिकूल है। इसके अलावा शांति नहीं है, यानी हिंसा है उस इलाके में, यानी इस टाइप की चीजें आदि कर दीजिए। इस टाइप की चीजें जो आपको मजबूर कर रही है उस चीज को छोड़ने के लिए। जबकि अपकर्ष जो आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे रोजगार के अवसर, नगरीय क्षेत्र में क्यों लोग जाते हैं, रोजगार के अवसर। ठीक, इसके साथ साथ ही रोजगार के अवसर के अलावा आपका क्या हो सकता है, जलवायु प्रतिकूल हो सकती है। यानी आपको सिंपल सा कुछ भी ऑप्शन आए, ये ध्यान में रखना है, जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है वो हो गया अपकर्ष, यानी पुल कर रही है आपको। और इसके अलावा शांति है वहां, सपोज लोग ऐसी जगह तो बसना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपके मैंने एक सिर्फ एग्जाम्पल बता दिए, ये आप लोग खुद समझ जाना। अब ये था पहला चैप्टर, थोड़ा टिपिकल था, जिस टाइप क्वेश्चन थे। अब यहाँ से क्वेश्चन आएंगे जो अब आपके एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, यहाँ पे से अब आपका मेन चीज शुरू होती है आज की क्लास की। देखिए, आप लोग जानते हैं विश्व में जनसंख्या का वितरण अलग अलग इलाकों में अलग अलग होता है, और हम लोग देखेंगे उत्तरी अमेरिका या बर्फीले इलाके या भूमध्य सागर के इलाके या 0 डिग्री के आसपास का जो इलाका है, क्योंकि 0 डिग्री आसपास बहुत गर्म है, तो लोग वहां ज्यादा नहीं रहते उतने ज्यादा। ठीक है, यानी बहुत टिपिकल कंडीशन है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि जनसंख्या जो जनघनत्व विश्व में सर्वाधिक किन इलाकों में पाया जाता है, वो पाया जाता है दक्षिण पूर्वी एशिया। अब आप कहोगे दक्षिण पूर्वी एशिया क्या है, जैसे आप मैप देखोगे, भारत के अगर साउथ ईस्ट की ओर जाओगे, यानी इंडोनेशिया, वियतनाम, म्यांमार, मालदीव, ये जो मालदीव, म्यांमार वगैरह, इस जो इलाका है इंडोनेशिया वगैरह, इसके अलावा बांग्लादेश, ये सब इलाका जो है कंप्लीटली क्या भरा है, सबसे ज्यादा जनघनत्व, यानी बहुत कम इलाके में बहुत ज्यादा जनसंख्या रहती है, छोटे छोटे इलाकों में भरे रहते हैं लोग। ठीक है, यानी तो इसको क्वेश्चन लिखना है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे संपन्न, यानी सर्वाधिक जनघनत्व वाला इलाका लिखो, सर्वाधिक जनघनत्व। ये आपको ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ये 11th या 12th के एनसीईआरटी में है, और ये क्वेश्चन आपका सचिवालय सुरक्षा में आया था कि कौन सा इलाका सर्वाधिक जनघनत्व वाला इलाका है। मैंने पहले कहा था कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। यह है दक्षिण पूर्वी एशिया के इलाके, बहुत संपन्न है दक्षिण पूर्वी एशिया। अब आप कहोगे दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन सा इलाका आता है, एशिया का मैप देखो, उसके साउथ और ईस्ट की ओर देखो, वो सब दक्षिण पूर्वी एशिया का इलाका आएगा। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस महाद्वीप में होती है, लिखो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक किस महाद्वीप में है, देखो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस महाद्वीप में है, ये आपको लिखना है। इसका आंसर क्या, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है,
यानी अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक क्या है, जनसंख्या वृद्धि है अफ्रीका महाद्वीप में। इसके अलावा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस महाद्वीप में है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला महाद्वीप, सर्वाधिक जनघनत्व किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में। ठीक है, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक क्या है, जनघनत्व है। ये भी आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना। अब एक होता है जननांगी संक्रमण। जननांगी संक्रमण किस चीज को दिखाता है कि जो जनसंख्या का स्ट्रक्चर है, यानी लिंगानुपात, आयु, ये सब चीजें, या मतलब इसके अलावा आप लोग ये कह सकते हैं जन्म दर कितनी हो रही है, मृत्यु दर क्या होती है, यानी ट्रांजिशन जिसको कहते हैं, इसको 3 स्थिति में दिखाया जाता है। तो देखो जननांगी संक्रमण की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से कौन सी अवस्था जननांगिकी संक्रमण की नहीं है। ठीक है, जननांगिकी संक्रमण की 3 अवस्था देखो, पहली कंडीशन जो होती है जननांगिकी संक्रमण की, इसमें क्या होता है, उच्च प्रजननशीलता, यानी बहुत ज्यादा जन्म दर होगा। ठीक है, उच्च जन्म दर प्लस उच्च मृत्यु दर, यानी उच्च मृत्यता बोलते हैं इसको। ठीक है, मृत्यु दर जिसको बोलते हैं, उच्च मृत्यु दर कर दो इसको। पहली कंडीशन, जब कहीं भी किसी जगह की आप जनसंख्या स्टडी करोगे किसी भी देश की, सबसे पहली ऐसी कंडीशन होती है बहुत ज्यादा पैदा होते हैं, बहुत ज्यादा मरते भी हैं। मरते इसलिए हैं क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होता है, महामारियों से मरते हैं, सब चीजें होते हैं। उसको बैलेंस करने के लिए लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। यानी जननांगिकी संक्रमण की पहली स्थिति होती है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। ठीक है, दूसरी जो स्थिति होती है उसमें क्या होता है, प्रारंभ में जन्म दर तो अधिक होगी, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होगी अपना जन्म दर कम होती रहेगी और उसके बाद मृत्यु दर भी कम हो जाएगी, क्योंकि स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो बेहतर हो जाएगी। यानी इसमें देखो, प्रारंभ में प्रजननशीलता यानी जन्म दर, प्रजननशीलता अधिक, प्रारंभ में प्रजननशीलता अधिक, फिर धीरे धीरे कम। ठीक है, फिर कम लिख दो, नीचे डाउन कर दो। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मृत्यु दर कम होती है और जनसंख्या वृद्धि बढ़ती है। मृत्यु दर क्या होती है, इसमें कम होती है, मृत्यु दर कम। क्योंकि यहां मृत्यु दर कम इसलिए होगी क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं, क्या पहली कंडीशन ये होती है कहीं भी, सेकंड ये होती है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होती हैं, तो महामारी वगैरह सब चीजों का इलाज मिल जाता है, तो लोग कम मरते हैं। और इसमें स्टार्टिंग में बच्चे तो ज्यादा पैदा होते हैं, लेकिन धीरे धीरे समझ आती है, जब मृत्यु दर कम होती है, लोगों के बच्चे बचने लगते हैं, तो प्रजननशीलता अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम। और तीसरी कंडीशन होती है प्रजननशीलता भी कम होगी, मृत्यु भी कम होगी। ठीक है, अब लोग विकसित समाज की बात आ गई, प्रजननशीलता कम होगी और मृत्यु दर भी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अब डेवलप हो गया, ये कंडीशन होती है सबसे बेहतर। ठीक है, इसमें क्या होती है, बहुत ज्यादा जन्म दर भी, मतलब जनसंख्या जो है स्थिर रूप से बढ़ती रहती है, क्योंकि जनसंख्या प्रजननशीलता भी कम है, मृत्यु दर भी कम है, तो एक स्थिर जनसंख्या का होता है। और इसमें जो है सर्वाधिक जनसंख्या बढ़ती है इस वाले में। ठीक है, और इसमें लगभग एवरेज रहती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, एक क्वेश्चन आता है आपका, कार्यशील जनसंख्या भारत में किस आयु वर्ग को कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 वर्ग तक के लोगों को कार्यशील जनसंख्या के अंदर रखा जाता है। तो अगला देखो, कार्यशील जनसंख्या किसको कहा जाता है, कार्यशील। अब ये मत कहना सर ये क्या पढ़ा रहे हो, मैं नहीं पढ़ा रहा, ये एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, कार्यशील जनसंख्या आता है 15 से 59 वर्ष तक, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ध्यान रखना। ठीक है, एक आता है जनसंख्या पिरामिड, क्या दिखाता है आपका, जनसंख्या पिरामिड, ये किस चीज को दिखाता है, आपको ये याद रखना है। जो जनसंख्या पिरामिड है वो किस चीज को दिखाता है, अपने आप में आयु और लिंग संरचना को, किसी भी मतलब उसकी। ठीक है, तो इसको क्या दिखाएगा, आयु प्लस लिंग संरचना, एज, किस एज के लोग हैं, आयु प्लस लिंग संरचना, महिलाएं और पुरुष क्या है, उस चीज को दिखाने वाला जो पिरामिड है वो जनसंख्या, इस टाइप का एक पिरामिड बनता है। ठीक है, ट्राइंगल टाइप का, तो इसको ध्यान रखना, आयु प्लस लिंग संरचना को दिखाता है। तीसरा, भारत में साक्षरता 10 की किस आयु वर्ग से मानी जाती है, भारत में साक्षरता दर। ठीक है, 7 + 7 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष प्लस 7 वर्ष से अधिक जो लिख व पढ़ सकते हैं, जो लिख प्लस पढ़ सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, साक्षर बोला जाता है। ठीक है, 7 वर्ष से ध्यान रखना है, 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक लोगों को जो लिख व पढ़ सकते हैं वो भारत में से क्या माना जाता है, साक्षर माना जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, अगला लिखना है आपको, उसमें एक चैप्टर दिया है मानव विकास, तो मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है,
यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम बोलते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में लिख लेना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला लिखना है आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, SDI लिखा है मैंने, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, ठीक है, यह है महबूब उल हक के द्वारा, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा बनाएगी, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसको हिंदी में बोला जाता है। जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा बनाया गया, महबूब उल हक। तो मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है पूछेगा, ये जारी कौन करता है, यूएनडीपी, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, यूएनडीपी। जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा बनाया गया, मानव विकास सूचकांक बोला जाता है, ठीक है, इसको मानव विकास सूचकांक, महबूब उल हक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है, ठीक है। और जो मानव विकास है उसकी वैल्यू किससे किसके बीच रखी जाती है, 0 से 1 के बीच, मानव विकास 0 to 1 इसके बीच रखी जाती है। 1 के जितने नजदीक जहां पे होगा वो उतना डेवलप होगा वहां पे। अब ये इंडेक्स है, इसमें क्या होता है, कुछ पॉइंट रखे जाते हैं, जैसे जीवन प्रत्याशा क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, क्रय शक्ति क्या है, साक्षरता का लेवल क्या है, ये सब चीजें इसके अंदर रखी जाती है मानव विकास में। तो मानव विकास इंडेक्स में क्या क्या रखा जाएगा, जैसे एक है आपका जीवन प्रत्याशा, यानी उस इंसान को जीने की कितनी प्रत्याशा है, जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है, ब्रैकेट में लिख दो स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य सही होगा तो कहेगा यार मुझे जीना है, ठीक। दूसरा साक्षरता, कितना मतलब वो जानता है, ज्ञान का लेवल क्या है। इसके अलावा इसके अंदर क्या सम्मिलित हो सकता है, क्रय शक्ति, क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर, यानी आय का स्तर जिसको आप लोग बोलते हैं। ये सब चीजें आती हैं अपने आप में मानव विकास के अंदर, ठीक है। संसाधनों तक पहुंच, ये सब आप लोग कह सकते हैं। एक बार चेक करना मानव विकास सूचकांक में किस चीज को रखा जाता है, पेपर में आता है, स्वास्थ्य का स्तर, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता का स्तर, और ये सब चीजें पेपर में आती है। अभी भी सुन लेना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के सूचकांक आपने नोट करने हैं आज, SDI के बिंदु कौन कौन से हैं, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करके नोट कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है, कौन कौन से हैं, किस तीन या 4 पॉइंटों को रखा जाता है, ये याद आपको रखना है, ठीक है। अगला आता है आपका विकास का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है, ठीक है, अगला पॉइंट लिखना है आपको, विकास का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है, यानी जो डेवलपमेंट है उसका सबसे बढ़िया वर्णन करने वाली जो चीज है वो अपने आप में कौन सी चीज है, वो आपको पता होना चाहिए। ये है आपने गुण में धनात्मक वृद्धि, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ। विकास क्या है, विकास का सर्वोत्तम वर्णन, यानी सबसे बढ़िया तरीका किसको मानोगे, सर्वोच्च तरीका, विकास का सर्वोच्च तरीका, यानी तरीका या सर्वोच्च वर्णन लिखो आप लोग, किस चीज कौन विकास को सबसे बढ़िया डिफाइन करता है, वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी जो क्वालिटी होती है, यानी जो गुण होता है उसमें पॉजिटिव इंक्रीमेंट, यानी गुण में धनात्मक वृद्धि, ठीक है, गुण में धनात्मक वृद्धि, गुण में है, ठीक है। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, पेपर में मात्रा भी दे सकता है, मात्रा मत करके आना, ठीक है। मात्रा होता है क्वांटिटी, गुण होता है क्वालिटी। अगर मैं आपसे कहूं किसी चीज की, अगर मैं आपको 100 यूनिट दे दूं और किसी चीज की मैं आपको 2 यूनिट दूं, अब मात्रा मैंने 100 दे दी किसी चीज की, अब वो उसमें कोई क्वालिटी नहीं, क्या करोगे, इससे बढ़िया तो 2 ही दो, लेकिन क्वालिटी दो। तो विकास सबसे बढ़िया होता है गुण में, ठीक है, इसको क्वालिटी लिखना, क्वांटिटी मत लिखना। गुण में धनात्मक वृद्धि ही विकास को सबसे ज्यादा क्या करती है, बढ़िया तरीके से डिफाइन करती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैंने आपको अर्थव्यवस्था के क्षेत्र बताए थे, तो लिखो प्राथमिक, ये ज्योग्राफी में भी आता है, ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र लिखो, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और एक चतुर्थ भी लिख दो, ठीक है। वैसे तो बेसिकली 3 ही। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसके अंदर सीधे क्या होता है आपका, जो पर्यावरण से संबंधित, यानी डायरेक्ट आप एनवायरनमेंट से संबंधित होगा, पर्यावरण से सीधा संबंधित कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो डायरेक्टली पर्यावरण से सीधा क्या होती है, संबंधित होती है। जैसे आपका क्या हो गया, पशुचारण है, डायरेक्टली आपने क्या कर दिया, पर्यावरण से पशुचारण। इसके अलावा आपने डायरेक्ट कृषि काम कर दिया, आपने मुर्गी पालन किया, मुर्गी पालन, ठीक। इसके अलावा आपने क्या कर दिया, कृषि हो गया, पशुचारण, मुर्गी पालन। इसके अलावा खनन काम कर रहे हो आप, मत्स्यन कर दिया आपने, ये सब के सब आदि कर दो, ठीक है। ये क्या है, प्राथमिक क्रियाएं हैं, और पेपर में आता है इनमें से कौन सी प्राथमिक क्रिया है, कौन सी द्वितीयक है। तो प्राथमिक क्षेत्र डायरेक्टली जो पर्यावरण से आप इन्वॉल्व होते हैं और उससे एक्टिविटीज करते हैं, वहां प्राथमिक क्षेत्र होता है। जबकि द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आप क्या करो, विनिर्माण, यानी इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर,
विनिर्माण। विनिर्माण में क्या होगा, इन चीजों को आप यहां लेके आओगे और इंडस्ट्री के माध्यम से आप लोग उसको रूप में परिवर्तन करोगे। मैं हमेशा एग्जांपल देते आया हूं कि अगर आप किसी प्रकृति से किसी कच्चे आइटम को लेके किसी उद्योग में लेके जाके उसको उसका फॉर्म चेंज कर रहे हो तो वो क्या है, द्वितीय क्रिया यानी विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग। जैसे लाल मिर्च को आपने सुखाई, लाल मिर्च का उत्पादन किया तो प्राथमिक क्रिया होगी, और लाल मिर्च को सुखाने के बाद कैसे भी इंडस्ट्री तक पहुंचा के उसको लाल मिर्च पाउडर में कन्वर्ट करके मार्केट में लाओ तो उसको द्वितीय क्रिया कहते हैं, ठीक है। और तृतीय क्रिया को बोला जाता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र, ठीक है। सेवा क्षेत्र के अंदर आपका क्या आ जाएगा, जैसे परिवहन, ये सब के सब जहां पे आप पैसा देते हैं उसके बदले सर्विस लेते हैं, ठीक है। बीमा, बैंक, ठीक है, संचार, कम्युनिकेशन, और इसके अलावा आदि कर दो। ये सब के सब आप कॉमन सेंस से लगाना, जहां पर आपने पैसा दिया, पैसे देने के बाद आपने सर्विस ली तो उसको तृतीय यानी सेवा क्षेत्र बोलते हैं। और चतुर्थ क्षेत्र में आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब शोध एवं अनुसंधान का कार्य जहां पे होता है, ठीक है। शोध एवं विकास, शोध व विकास यानी कहीं आप रिसर्च कर रहे हैं, कहीं इस टाइप का कार्य कर रहे हैं, R&D, इस टाइप की चीजें क्या आएंगे चतुर्थ में, यानी अनुसंधान व विकास लिख लो इसको, या शोध व विकास जो भी लिख सकते हो, ठीक है। अनुसंधान भी लिख लो शब्द, अनुसंधान प्लस विकास। ये भी आपका पेपर में छाटने को आ सकता है कि कौन सी प्राथमिक क्रिया है, कौन सी द्वितीयक है, इसको आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। अब भोजन संग्रह या आखेट आएगा तो प्राथमिक, क्योंकि डायरेक्टली प्रकृति से आप लोग कर रहे हैं, इसको जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद आता है आपका चलवासी पशुचारण। क्या होता है चलवासी पशुचारण में, क्या होता है, जहां पे आप लोगों ने देखा होगा पशुचारक ऋतु प्रवास करते हैं। आप लोगों ने भी कई ग्रामीण इलाकों से आप लोगों ने देखा होगा, जो भेड़ पालक होते हैं हमारे कुमाऊं, उत्तराखंड या गढ़वाल के क्षेत्र में, वो गर्मी के समय में क्या आ जाते हैं, आपने देखा होगा घाटियों की ओर, मतलब पलायन, मतलब ठंडियों में जो है घाटियों की ओर पलायन करने लग जाते हैं, गर्मियों में कहाँ चले जाते हैं, वो पहाड़ की चोटियों में, ठीक है। क्योंकि वहाँ जो अपने आप में ठंडी का टाइम होता है, बर्फ वगैरह पड़ती है, तो वो पहाड़ से वो नीचे की ओर घाटियों की ओर आते हैं, और गर्मी के समय में क्योंकि घाटियों में गर्म होता है तो पहाड़ की ओर चले जाते हैं, तो वो ऋतु प्रवास करते हैं, ठीक है। तो चलवासी पशुचारण क्या होता है, चलवासी पशुचारण, ये लोग, इनकी मुख्य विशेषता क्या है, ये ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु मतलब ठंडी बदली तो अलग जगह चलेगी, गर्मी आई तो अलग जगह चलेगी, तो ऋतु का प्रवास करते हैं, इसको ध्यान रखना आप, ठीक है। इसके अलावा एक होता है वाणिज्य पशुधन। वाणिज्य पशुधन में क्या होता है, वाणिज्य पशुधन, ये बेसिकली पश्चिमी यूरोप वगैरह में पाया जाता है पशुधन। इसमें क्या होगा, एक ही प्रकार के क्या होंगे, आप लोग पशु पालेंगे, यानी एक ही प्रकार के पशु पालते हैं। इसमें एक ही प्रकार के क्या लिखोगे, पशु पाले जाते हैं इसमें, ठीक है। एक ही प्रकार के पशुपालन होगा, जैसे भेड़ पाल दी, बकरी पाल दी, तो वाणिज्य पशुधन की विशेषता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। एक आता है आपका रोपण फसल। क्या क्या होती है, रोपण फसल यानी जिसको आप रोप के करते हो, ठीक है। रोपण फसल के अंदर क्या क्या आएगा, चाय, कॉफी, रबड़, कपास, सब के सब क्या है, रोपण फसल है। जैसे इसके नाम लिखना, चाय, कॉफी, रबड़, कपास, ये सब के सब क्या है, रोपण फसल के एग्जाम्पल हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गन्ना, केले और अनानास भी इसी के अंदर आएंगे, ठीक है, रोपण फसल के अंदर। इसके अलावा और लिख लो गन्ना, अब मक्का नहीं है, ठीक है, केला, अनानास, ये सब के सब क्या है, रोपण फसल के एग्जाम्पल हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रोपण कृषि में क्या होता है, कृषि क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है और इसके लिए अधिक पूंजी चाहिए होती है, यानी अच्छा कैसा आपका निवेश करना होगा, अधिक तकनीकी, और इसकी ये खास विशेषता है। इसमें देखना, रोपण फसल में रोपण कृषि लिखो, कृषि क्षेत्र अधिक होता है इसमें, यानी बड़े एरिया में आप लोग कृषि क्षेत्र होगा, ठीक है। पहला लिखना है कृषि क्षेत्र अधिक। इसके अलावा अधिक पूंजी का निवेश, यानी आपको मशीन है या बीज है, ये अधिक आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अधिक पूंजी निवेश। रोपण कृषि की खास विशेषता है, ये पूछ सकता है कि कौन सी विशेषता रोपण कृषि की है, ठीक है। इसके अलावा उच्च प्रबंधन, यानी बहुत अच्छे से आपको मैनेजमेंट करना होगा, उसका फसल वगैरह, सिंचाई वगैरह सब चीज देखना होगा, ठीक है। उच्च प्रबंधन और तकनीकी का प्रयोग, तकनीकी भी इसमें हाई चाहिए, ठीक है, तकनीकी उच्च चाहिए। तो ये रोपण कृषि की विशेषता है, ये जो ये मैंने पॉइंट लिखे हैं, ये किसकी विशेषता है, रोपण कृषि। तो पता लगा, कल के दिन लिख दिया पेपर में, कौन सी कृषि इसमें अधिक कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी निवेश के साथ साथ उच्च प्रबंधन और तकनीकी मांग करती है, तो वो रोपण कृषि है, ठीक है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना, रोपण कृषि की ध्यान रखना कि रोपण कृषि नॉर्मली नहीं हो पाती, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अगला आता है वाणिज्य डेयरी कृषि का सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है, यानी विश्व में कई जगह ऐसी हैं जहां डेयरी की कृषि
होती है, यानी जो दुग्ध उत्पादन, दुग्ध पालन वगैरह होता है ना, वाणिज्यिक कृषि, ये बेसिकली कहाँ कहाँ होता है? कनाडा है, यूरोप के इलाके हैं, इन इलाकों में वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक डेयरी कृषि का क्या होता है? अच्छा खासा उत्पादन होता है। ठीक है, ये आप लोग छोड़ दीजिए, उतना नहीं आएगा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना, खट्टे फल कहाँ की विशेषता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, खट्टे फल, यह है भूमध्य सागर। आपने मेडिटेरियन सीए दिखा होगा, भूमध्य सागर। यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं आपको यूरोप पढ़ा था, यहाँ खट्टे फल बहुत फेमस है, खासकर अंगूर, जो शैंपेन वगैरह शराब बनती है ना, वो इसी की बनती है। ठीक है, तो खट्टे फलों के लिए भूमध्य सागरीय जलवायु बहुत ज्यादा फेमस है, पेपर में आएगा आपका, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला जो आता है आपका, एक निर्वाह कृषि आती है। निर्वाह कृषि का नाम से ही लग रहा है कि निर्वाह करने के लिए जो कृषि होती है, यानी परिवार का भरण पोषण करने के लिए, वो कोई इंडस्ट्री वगैरह या कहीं मार्केट के लिए ना होके अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो कृषि होती है उसको बोला जाता है निर्वाह कृषि। इसको मैं आपको बताता हूं, ये निर्वाह कृषि कहां कहां क्या कहलाती है। निर्वाह कृषि के नाम पूछता है आपसे। ठीक है, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है, यानी जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, असम वगैरह, मेघालय वगैरह, वहां इसको बोला जाता है झूम कृषि। झूम कृषि, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, भारत में इसको झूम कृषि कहा जाता है। इसके अलावा जो आपका मध्य अमेरिका है, यानी मैक्सिको वगैरह, उसको वहां पे मिल्पा बोला जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में आएगा आपका। ठीक है, मध्य अमेरिका प्लस मैक्सिको का जो इलाका है, मैक्सिको, वहां इसको बोला जाता है मिल्पा। क्या बोला जाता है? मिल्पा। इसके अलावा एक तीसरा नाम आता है, वो आता है मलेशिया और इंडोनेशिया, वहां बोला था लादांग। मलेशिया जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, ठीक है, प्लस इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, यहां इसको झूम कृषि को बोला जाता है क्या? लादांग। ठीक है, लादांग या लादांग, इसको आप लोग ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका। ये कृषि कहाँ कहाँ मतलब क्या कहलाती है? ठीक है, इसी को बोला जाता है गहन कृषि। गहन कृषि, ठीक है, एक परिवार, छोटा सा कृषि का जोत होगा, बहुत से लोग उस परिवार के इस खेती में लगे होंगे, इसका नाम पूछेगा कि इसको झूम कृषि कहाँ बोला जाता है? मैक्सिको में मिल्पा, लादांग कहाँ बोला जाता है? मैच करने को आता है आपका। लुसेंट में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में ये है। अगला पॉइंट देख लीजिए, तो इंपोर्टेंट लिखना है, ट्रक कृषि का संबंध किससे है? ट्रक कृषि, आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा, ट्रक कृषि का संबंध, वहां कहोगे फिर हंसोगे, आयोग पे भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ट्रक कृषि का संबंध बेसिकली है सब्जियों के उत्पादन से, यानी सब्जियों का उत्पादन करने वाली जो प्रदेश है उसको ट्रक कृषि का नाम दिया जाता है, यानी इसका संबंध है सब्जियों के उत्पादन से। ठीक है, सब्जियों का उत्पादन, इसमें क्या होता है, इन इलाकों में सिर्फ सब्जियों का उत्पादन होता है, रातों रात ट्रकों के माध्यम से सब्जियां मार्केट तक पहुंचाई जाती है, क्योंकि इसका ट्रक का विस्तृत रूप में इसमें प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रक कृषि। ठीक है, तो सब्जियों के उत्पादन से इसका संबंध है। क्वेश्चन पूछेगा ट्रक कृषि का संबंध है सब्जी उत्पादन, अनाज उत्पादन, गेहूं उत्पादन, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी है, ध्यान रखना इसको, ट्रक कृषि का संबंध किससे? सब्जियों के उत्पादन से है। अगला आता है आपका सहकारी कृषि आंदोलन सर्वाधिक सफल कहाँ रहा? कोऑपरेटिव, यानी मिल के लोगों ने किया, इंडिविजुअल नहीं किया। सहकारी कृषि सफल आंदोलन, सहकारी कृषि सर्वाधिक सफल कहाँ हुआ था? ठीक है, ये है डेनमार्क में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको। ठीक है, इन लोगों ने वहां क्या किया, इंडिविजुअल ना करके अपना एक सहकारी यानी कोऑपरेटिव बनाया, एक दूसरे को सहयोग करने के लिए उधार दिया, पैसा एक दूसरे को जमा किया, जिसको जरूरत थी उसका सहायता की, तो डेनमार्क में सबसे ज्यादा ये सफल रही है, इसको भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, एक आता है आपका कोल खोज का संबंध किससे है? कोल खोज, कोल खोज ये होती है अपने आप में सामूहिक कृषि। क्या होती है? सामूहिक। इसमें सामूहिक कृषि का मतलब जिस चीज से आपका उत्पादन होगा, मशीनें, औजार वगैरह, उसमें सभी लोगों का सामूहिक होगा और सब लोग मिलजुल के कृषि करते हैं। और ये विशेषता है सोवियत संघ की, क्योंकि सोवियत संघ के जो देश हैं पहले चलता था, वहां क्या होता था, सभी लोग, राज्य जो होता था सामूहिक रूप से उत्पादन और वितरण का काम करता था। तो सामूहिक जो कोल खोज है उसका संबंध सामूहिक कृषि से है। और बेसिकली कहाँ पाया जाता था? अमेरिका नहीं है, ठीक है, सोवियत संघ, रूस वगैरह के देश, उसके सहयोगी जो देश थे, ठीक है, वहां ही कोल खोज पाया जाता है। अब आता है आपका एकल कृषि। एकल कृषि का मतलब समझ जाना आप लोग, जहां सिर्फ एक ही प्रकार की फसल होती है, जैसे डेयरी कृषि का, रोपण कृषि का, सामूहिक कृषि का, ये। ठीक है, अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर देना आप लोगों को, सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर देना, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, इससे मुझे लगता है कि इस बार आपका बीपीडीओ वीडियो वाले में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये सब के सब एनसीईआरटी चल रही है, जितना समझ आएगा क्या पता आपका काम इनसे बन जाए। क्योंकि एक एक क्वेश्चन की वैल्यू रहती है, हो सकता है एक दो क्वेश्चन से ही मेरिट ऊपर नीचे हो जाए, तब मैं आपको ये करा रहा हूं। ठीक है, इसमें लिखना आपको, यहां पे लिखोगे पहले विस्तृत अनाज कृषि।
अब मैं बताता हूँ इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ठीक है। विस्तृत अनाज कृषि का जो संबंध है वो कहाँ पाया जाता है। देखो मैंने पूरी पृथ्वी है जैसे ग्लोब देखा होगा आपने, 0 डिग्री के लाइन देखे होंगे, उसको भूमध्य रेखा का इलाका कहा जाता है। इसके ऊपर और नीचे के अक्षांश जो होते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव आप समझते हैं, तो उसके मिड में जो होगा उसको मध्य अक्षांश बोलते हैं। तो विस्तृत अनाज कृषि कहाँ होती है, मध्य अक्षांश, जैसे 45 डिग्री के आसपास के जो इलाके होंगे, ठीक है, मध्य अक्षांश के शुष्क क्षेत्र में, के शुष्क यानी जहां पानी की कमी है, शुष्क क्षेत्र में ये होता है। अब यहाँ चावल वगैरह नहीं होगा, ठीक है, बाकी जो ऐसी इसमें चावल नहीं होगा, देखो चावल नहीं होगा इसमें उत्पादन, चावल नहीं, क्योंकि यहाँ पानी की कमी होगी तो चावल का उत्पादन कम होगा इसमें। अब आपको देखना है इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ठीक है। अब यहां से मैं बता रहा हूं, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है, इस चार्ट को मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है, ठीक। एक तो लिखना आपको स्टेपीज, स्टेपीज, स्टेपीज घास के मैदान या कृषि के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। दूसरा पेरीज, पेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तीसरा पंपास, सब के सब घास के मैदान हैं जहां कृषि योग्य क्षेत्र है। इसके अलावा वेल्ड, इसके अलावा डाउन्स, इसके अलावा कैंटरबरी, क्या लिखोगे अगला, कैंटरबरी। देखिए अब क्वेश्चन यही तो पूछता है आपके एग्जामों में। अब देखिए स्टेपीज जो घास के मैदान या कृषि के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं, पंपास कहाँ पाए जाते हैं, वेल्ड कहाँ पाए जाते हैं, कैंटरबरी कहाँ पाए जाते हैं, आपको ये सब के सब ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए जो स्टेपीज है वो रूस और मतलब यूरोप का जो इलाका है जिसको यूरेशिया बोलते हैं, यूरेशिया, यूरे मतलब यूरोप प्लस एशिया का जो मिला हुआ भाग है, यानी रूस वगैरह का जो इलाका वहां स्टेपीज। पेरी बोलते हैं उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में घास के मैदानों को या कृषि के मैदान, ठीक है। उत्तरी अमेरिका खासकर आपका कनाडा प्लस यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के भाग में। पंपास कहाँ बोलते हैं इसको, दक्षिणी अमेरिका में, अर्जेंटीना, दक्षिणी अमेरिका में, कहा, अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना, ठीक है। इसके अलावा वेल्ड कहाँ बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका जो देश है, ठीक है, साउथ की ओर। इसके अलावा डाउन्स कहां बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और कैंटरबरी बोलते हैं इसको न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में, ठीक है। ये क्या है, विस्तृत अनाज कृषि क्षेत्र। ये सब के सब मध्य अक्षांश में पाए जाते हैं जहां 45 डिग्री 40 डिग्री का इलाका है और यहाँ पानी की कमी होती है, शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। और स्टेपी ये घास के मैदानों के नाम पूछता है, कहाँ पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, रूर कोयला क्षेत्र किस देश का फेमस है। रूर कोयला क्षेत्र ये है आपका जर्मनी का फेमस। रूर कोयला क्षेत्र कहां पाया जाता है, जर्मनी में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तृतीय विश्व के देश किनको कहा जाता है, तृतीय विश्व के देश, ये किन लोगों को बोला जाता है, तृतीय विश्व के देश, ये बोला जाता है अल्प विकसित देशों को, यानी जो अल्प विकसित है, जो हाल फिलहाल में स्वतंत्र हुए, अल्प विकसित राष्ट्रों को क्या बोला जाता है, तृतीय विश्व के देश बोला जाता है। ये आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों हेतु कच्चा माल उत्पादन करता है, आधारभूत उद्योग, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है, कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है, इसको लिखो, कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है, पूरा लिखना, कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है, उसको बोला जाता है आधारभूत उद्योग, आधारभूत उद्योग, ठीक है। आधारभूत उद्योग जो होता है अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पन्न कराता है, ठीक है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना, स्वच्छंद उद्योग क्या होते हैं, ठीक है। स्वच्छंद उद्योग को बोलते हैं फूडलूज इंडस्ट्री, फूडलूज इंडस्ट्री, ठीक है। जो ये फूडलूज इंडस्ट्री होती है ये क्या होती है अपने आप में, इनको कच्चा माल नहीं चाहिए होता है, ठीक है। कौन सा उद्योग ऐसा होता है जिसको कच्चा माल नहीं चाहिए, कच्चा माल नहीं चाहिए, इनको नहीं चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं स्वच्छंद उद्योग। और ये प्रदूषण भी नहीं फैलाते हैं, प्रदूषण भी नहीं। अब आपको कि सर ये क्या बात हुई, जैसे डायमंड का उद्योग है, हीरा उद्योग, ये कोई बताओ क्या कच्चा माल डालोगे इसमें, कंप्यूटर चिप है जैसे,
ये सब टेक्नोलॉजी वगैरह है, ठीक है, कंप्यूटर चिप, या बताइए ये सब के सब कैसे उद्योग हैं, स्वच्छंद उद्योग है, ध्यान रखना। और इसके अलावा चतुर्थ क्रियाकलाप मैंने आपको बता दिया कि चतुर्थ क्रियाकलाप के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। अब आपको आज की क्लास से ये सीखने को मिलेगा, आपको पहले प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रिया तो देखनी ही देखनी है, उसके एग्जाम्पल कौन से हैं और चतुर्थ क्रिया में क्या आता है। उसके अलावा कृषि के जो क्षेत्र मैंने आपको बताए थे, इसके अलावा कहाँ कहाँ घास के मैदान कौन से हैं, और आपके ये जो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा, आपके कहीं ना कहीं काम आएगा। एनसीईआरटी की अगली क्लास ज्योग्राफी की कल आएगी। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।